Hello aspirants, welcome to new session and this is the session number 6। हम ऑलरेडी 5 सेशन अपने आंसर राइटिंग के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको देखिए और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन करिए, ठीक है। तो यहाँ से भी हम डेली अपनी लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो हमारा ये सेशन नंबर 6 है। GS2 की हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इशिता किशोर मैम की हमने 2 सेशन किए थे। ये अनिमेश प्रधान की कॉपी से हम कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी AR2 थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स मैं इसको इंस्ट्रक्शन को बता देता हूँ कि 15 मिनट्स आपको 15 मिनट्स मिलेंगे जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 7.5 मिनट्स में आपको एक आंसर कंप्लीट करना है जिसमें कि 2 मिनट्स आपको ब्रेन स्टॉर्म करना है अपने आंसर को, और 5.5 मिनट्स में अपना आंसर आपको कंप्लीट करना है। A4 शीट पर आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमें आंसर राइटिंग की अप्रोच पता चलेगी। दूसरा, हमारी लिखने में जो टाइमिंग लग जाता है ना, जैसे कि हाफ आवर लग जाता है, वो टाइमिंग हमारी इंप्रूव होगी। हम टाइम बाउंड में अपना पेपर फिनिश कर पाएंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे डेली तक, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन पता चलेगा, डाटा डायग्राम, ये सारी चीज़ें तो हमें मिलती हैं इसमें। और ये हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा क्योंकि हम आंसर राइटिंग सीधी डायरेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, टॉपर्स कॉपी से कर रहे हैं। तो जैसा टॉपर्स ने लिखा, अगर हम इस तरीके से अपने आंसर लिखना सीख गए, डेफिनेटली हमारी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के आज के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट।
आई होप आपने अपने आंसर लिख लिए होंगे। सो डिस्कशन करते हैं अपने आंसर का, देखते हैं। चलिए फिर देखें। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन को, डिमांड को समझना, उसके पार्ट्स देखने हैं, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन लिखा जा सकता है। उसके बाद हमें अपनी ब्रेनस्टॉर्म करना था और फिर आंसर लिखना था। इतना था बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन, द वाइड गैप बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर and those entering workspace is an issue of paramount importance that needs to be discussed in the context of India। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स है ना, ग्रेजुएशन जो कर रही हैं और जो वर्क स्पेस में एंटर हो रही हैं, ठीक है, जो वर्क कर रही हैं, उनके जो बीच में है ना गैप, वो बहुत ज़्यादा है। वो एक इशू है कि एक तरफ तो ग्रेजुएशन कर रही हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि लेबर में, वर्क में, ठीक है, वर्क स्पेस में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। तो ये एक इशू की बात है और इस इशू को नीड, हमें आवश्यकता है कि हम इसको एड्रेस कर सकें। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद हमें पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है ये आंसर, कितने पार्ट्स में लिखना। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, इंट्रो तो आप अभी नहीं, तो इंट्रो जब आपका वैल्यू एडिशन होगा, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इंट्रो तो आप लिख ही देंगे। सबसे पहले हमें फोकस करना है यहाँ पर मैन बॉडी पर। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें 2 पार्ट्स बनेंगे और आंसर इसका लिखा जा सकता है कि सबसे पहले हमें इशू बता दिया, उसके बाद में हमें थोड़े जो गवर्नमेंट ने मेजर दिए हैं या फिर जो और ज़्यादा स्टेप्स टेकन वो दिए जा सकते हैं, वो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने भी इंट्रो से स्टार्ट किया क्योंकि इनके डाटा याद था, तो जब इनके याद था तो इन्होंने उसको यूज़ किया, तो ये ओवर द टाइम आपको याद हो जाएगा। और आपको अगर करंट अफेयर्स आप जब पढ़ेंगे तो पर ये चीज़ तो मेंस के टाइम पर भी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। विद हाई ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो अमंग वुमेन और पास परसेंटेज इन हायर एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हाई हैं, ग्रोथ इनरोलमेंट भी है, ठीक है, परसेंटेज इन हायर एजुकेशन में वुमेन की बहुत है, लेकिन फिर भी वुमेन जो है ना 18% ऑफ द लेबर वेजेस का भाग देती है। ठीक है, तो वुमेन कितनी, 80% है लेबर वेजेस में, और ये बहुत कम है। कितना है कि वुमेन अगर ओवरलोड देखें तो कितना 33% लेबर फोर्स है वुमेन का, और मैन का कितना 77। तो ये गैप भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इन्होंने एक डाटा नहीं आता है, इन्होंने इंट्रो यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं मैन बॉडी मिसमैच। अगर हम देखें तो हाँ भाई, एक तरफ तो क्या है कि ग्रेजुएशन वुमेन कर रही हैं, फीमेल कर रही हैं, लेकिन एंटरिंग वर्क प्लेसमेंट यहाँ पर मिसमैच है। जितनी ग्रेजुएशन कर रही हैं फीमेल्स, उतनी वर्क प्लेस पर नहीं आ रही। तो इसमें इसका जो बीच का मिसमैच है वो क्यों है, इन्होंने यहाँ पर रीज़न दी। सबसे पहला सोशल स्टिग्मा है साहब। सोशल स्टिग्मा, इससे क्या है कि नोशन ऑफ पैट्रियार्की है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़की काम नहीं करेगी, लड़की घर का काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये क्या करता है, यही पार्टिसिपेशन को रोकता है वुमेन को वर्क प्लेस पर जाने से। सेकेंड थिंग इसका कि वर्क प्लेस पर भी इशू है, और ये इशू विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में हाईलाइट किए गए थे, क्योंकि वर्क प्लेस पर वुमेन का हरेसमेंट होता है, जिससे कि वुमेन, और ये जो हरेसमेंट होता है ना वर्क प्लेस पर, ये डिस्करेज करता है वुमेन को कि वो वर्क प्लेस पर नहीं जाए। सेकंड, थर्ड क्या है, कुछ एक्सपेक्टेड सोशल नॉर्म्स है, जैसे कि खुला बंधु, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा। पतिव्रता, ये दोनों क्या एक सोशल नॉर्म्स है। ये भी क्या करते हैं, कंप्रोमाइजिंग करते हैं करियर को वुमेन के, लाइक चाइल्ड बर्थ में कंप्रोमाइज़ कर दिया, और नर्चरिंग में। तो वुमेन का जो काम बताते हैं कि चाइल्ड बर्थ है, बच्चों को जन्म देना, और नर्चरिंग, उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो ये जो नॉर्म्स है ना, ये भी वुमेन को, फीमेल को रोकते हैं वर्क प्लेस पर जाने से। सेकेंड, फोर्थ है बायोलॉजिकल इशू हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी लेबर फोर्स को रोकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को रोकते हैं। फिफ्थ है ग्लास सीलिंग, मतलब कि ओनली 11% वुमेन जो है ना वो बोर्ड लेवल पर है। मतलब हायर अगर लीडरशिप पर देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बोर्ड लेवल पर है, लाइक बहुत जो पॉलिटिकल पावर होती है उसके जो लो लेवल होता है ना बोर्ड लेवल, उस लेवल पर 11% वुमेन है, जो कि लीडरशिप की पोजीशन को लेने से डिस्करेज करता है। इसके बाद क्या है, पिंक कॉलराइजेशन है, जो वुमेन होती है ना उनको पिंक कॉलर जॉब होती है वो ज़्यादा उनको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अटेंडेंट्स, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, और वुमेन को ये चीज़ क्या करती है, डिस्कस करती है स्टेम में। स्टेम क्या है,
स्टेम क्या है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो इसमें जाने से वुमेन को रोकती हैं ये चीज़ें। अब स्टेप्स यहाँ पर इन्होंने दूसरे में उसमें क्या बता दिया, स्टेप्स को एक डायग्राम बना करके दिखा दिया। लाइक जैसे पोस्ट गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, या फिर निर्भया फंड था, ये क्या करता है, इंकरेज करता है वुमेन को। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अलाउ वुमेन एट टू वर्क एट नाइट, या तो सोशल सिक्योरिटी पर कुछ कोड आए थे जो कि वुमेन को अलाउ करते हैं कि वो नाइट में वर्क कर सके, ठीक है। मैटरनिटी लीव्स होनी चाहिए 26 वीक्स की। क्रेश होना चाहिए इंक्लूसिव वर्क प्लेस का, ताकि जो वुमेन है अपने चिल्ड्रन को वहाँ पर अगर क्रेश फैसिलिटी होगी तब वुमेन को वहाँ पर अपने जो भी चिल्ड्रन है उनको छोड़ सकती है और वर्क को अच्छी तरीके से कर सकती है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर जैसे कि जोमेटो, मेंस्ट्रुअल लीव्स, IBM, पोस्ट फॉर करियर ब्रेक वुमेन, तो ये भी कोई प्राइवेट सेक्टर में जो, ठीक है, ये जॉब देते हैं लाइक जोमेटो, IBM, तो इस तरीके से भी इंकरेज किया जा सकता है। So, to fulfill the ideals of SDG 5 for gender equality, female labor force participation must be improved to increase GDP by 27%, ठीक है, ये IMF ने बोला था। तो देखिए इंट्रो कंक्लूजन पर अभी आप इतना फोकस मत कीजिए, सबसे पहले हमें फोकस क्या करना है अपनी मैन बॉडी पर, क्योंकि जितनी अच्छी मैन बॉडी होगी उसके तो एक और एक मार्क्स मिलने ही हैं आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कंक्लूजन लिख जाता है, और इंट्रो आपको अगर एक डाटा होगा हर टॉपिक पर या तो वो आसानी से लिख जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब इसमें ऐसा कोई वैल्यू एडिशन का तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर से हमें लेना चाहिए, बस हमें अप्रोच सीखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स इफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ टू अलाइन विद द करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़। अगर करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ देखें तो हमें ऐसे कौन से रिफॉर्म IMF में करने चाहिए, ठीक है, ये था। वो एरियाज़ कौन से हैं जिन एरियाज़ में हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़, तो इस क्वेश्चन ये तो देखो सिंपल था, हम IMF से रिलेटेड कुछ डाटा वगैरह हो या फिर IMF से रिलेटेड हम इंट्रो लिख सकते हैं, और जो की एरियाज रिफॉर्म के हैं, ठीक है, करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ को देखते हुए उसमें क्या रिफॉर्म होने की ज़रूरत है वो हम पर लिख सकते हैं और हम कंक्लूड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर दिया था कि ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन में ये ओरिजिनेट हुई थी वर्ल्ड वार के सेकंड। IMF जो है वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और ग्रोथ में एट वर्ल्ड लेवल। तो बेसिक सा इंट्रो यहाँ पर दे दिया। देखिए की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स इन IMF, अब इन्होंने की एरियाज कौन से बताया कि रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए SDR बास्केट का, मतलब कि जैसे कि डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है तो US की हेजेमनी अभी भी क्या है, इंटैक्ट है, तो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट है ना, उसकी जो बास्केट है उसको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। दूसरा लोन फैसिलिटेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब देखिए जो रोबस्ट मॉनिटरिंग है ना, और जो मॉनिटरिंग करना किसी एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है तो वो थोड़ा उसमें कमी है, तो कहीं ना कहीं हमें मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान जो है ना कभी कभी IMF से फंड ले लेता है तो उसके एक तरीके से उसको टेररिस्ट फंडिंग में इस्तेमाल करता है, तो ये एक मिसयूज़ है ना, तो पाकिस्तान मिसयूज़ करता है इसका। तो ये कहा है कि जो मॉनिटरिंग है ना उसको रोबस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। यहाँ पर है कि जो सिविल सोसाइटी है ना बहुत सारे बैकग्राउंड से हमें उसको इन्वॉल्व इसमें करना चाहिए। जो प्रो MNC है ना, लाइक जो प्रो MNC स्टांस है उसको भी विड्रॉन करना चाहिए विद फोकस ऑन स्मॉल बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, MNC बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, तो उसको तो उसको विड्रॉन करना चाहिए और जो स्मॉल बिजनेस है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर और क्या इन्होंने दिया कि मोर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ग्लोबल साउथ की, ठीक है, जैसे जैसे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ बढ़ रही हैं तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। अकाउंटिंग और ऑडिट मैकेनिज्म में भी रिफॉर्म होना चाहिए ताकि कम्प्लेक्सिटीज़ को डील किया जा सके। कहाँ पर, इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी पर, ठीक है। इसके अलावा जो क्राइम्स है जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और काउंटर फैसिटिंग हो गया, इसको भी टैकल किया जाना चाहिए।
क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल एसेट है, इनका राइज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है पॉलिसीज़ में, ठीक है। बेस हीरोइज्म और प्रॉफिट शेयरिंग का इशू है, और टैक्सेशन रूल्स में भी हमें यहाँ पर उसका भी रिफॉर्म होने चाहिए ताकि WTO से कोलैबोरेशन हो सके। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि IMF जो है ना, तो IMF क्या है, IMF मस्ट मिरर द मल्टीपोलर वर्ल्ड इन द इकोनॉमी रिजीम एंड मस्ट वॉइस द ओपिनियंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू इंक्रीज इट्स लेजिटिमेसी। तो अप्रोप्रिएटली यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। तो बेसिकली देखिए इंट्रो कंक्लूजन पर लिख जाता है हमें क्या करना, फोकस करना है अपनी मेन बॉडी पर। तो आज के क्वेश्चन में कोई ऐसा खास कीवर्ड हमें यहाँ पर दिखा नहीं, और ये चीज़ तो बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ते हैं और अपनी आंसर। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, बस एक अप्रोच, एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्वेश्चन को कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है और किस तरीके से हमें आंसर अपना लिखना है। तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपने कैसा भी आंसर लिखा हो वो मैटर नहीं करता, आपने लिखा ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके का आंसर लिखेंगे और इससे बेटर आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली करेंगे, अपने टॉपिक्स को रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उसके अलावा हमें आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस हमें जारी रखनी है दिसंबर तक। दिसंबर के बाद हम प्री देखेंगे, उससे पहले तो हमें अपनी आंसर राइटिंग कॉन्फिडेंस आ गया तो प्री भी अगर हो गया हमारा, फिर डेफिनेटली हम अपना मेंस लिखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेंस को देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।